हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? तो बच्चों, स्वागत है आपका बिहार बोर्ड जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज हम देखेंगे कि संस्कृत पेपर टू का डिस्कशन। संस्कृत पेपर टू कहा जाए तो जो आपका ऑफलाइन टेस्ट हुआ था, संस्कृत का दूसरा टेस्ट, आज हम उसके क्वेश्चन डिस्कशन के बारे में बात करेंगे। हमारा जो सेट है वो है सेट आई। ठीक है बच्चों, तो हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। उस तरीके से हम 100 क्वेश्चन तक का ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करेंगे और फिर उसके बाद सब्जेक्टिव डिस्कशन करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदायस्य डैश गुरु आसीत। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। ऑप्शन नंबर सी 10। 10वें गुरु थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू। क्या है क्वेश्चन नंबर टू? सरस्वती पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? सरस्वती पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? क्या किया था ऑप्शन? हम्म? डीन। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन। शक्ति जोड़ मुतुप से कौन सा पद बनेगा? शक्तिमान, शक्तिवान, शक्ति, शाक्ता। देखो, आप जानते हो शक्तिवान नहीं होगा। होता क्या है? इसलिए हम आपको बोले थे कि आप शब्द को देखिएगा। आपके शब्द में कुछ ऐसा उलटफेर करके दे दिया जाएगा कि आपको शब्द का अर्थ और अनर्थ समझ में आ जाएगा। तो जो अर्थ लगेगा उसको सबसे पहले करना है। उसके अलावे आप किसी में भी ऐसा कुछ कर नहीं सकते। ठीक है। चलिए। किस पद में ल्युत प्रत्यय है? किस पद में ल्युत प्रत्यय है? पठनम, पठितम, पाठकः, पठन। हम्म? पठन। नंबर 5। पृछति में कौन सा धातु है? ऑप्शन ए प्रच्छ। ठीक है। अब यहां से तो तुम लोग का फॉर्म आया है। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? ऑप्शन नंबर सी। वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? ऑप्शन नंबर डी मिथिला। अहो कथमयं कोलाहलः किसकी उक्ति है? प्रथम आलसी का। ऑप्शन नंबर सी। ये चीज जरूर याद रखना कि प्रथम क्या बोला था, द्वितीय क्या बोला, तृतीय क्या बोला और चतुर्थ क्या बोला। ये याद रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट। उस क्लास में। चलिए। क्वेश्चन नंबर 9। बालानां डैश गति है।
बालानां जननी गति, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10। तीव्रतरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तीव्रतरम में तमप तद्धित प्रत्यय है। बस प्रत्यय आता तो थोड़ा सा फॉर्म गड़बड़ा जाता नहीं। भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? न बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। क्वेश्चन नंबर 13 कि 12? 12। अनेक एक से अधिक पदों का संक्षेप क्या कहलाता है? संधि, संयोग, प्रत्यय, समास? नहीं, एक से अधिक प्रत्यय का जब अथी होता है, एक से अधिक शब्द का या पदों का, ठीक है, शब्द आया तो संधि, पद आया तो समास। कॉमन चीज पद शब्द, शब्द आया तो संधि, पद आया तो समास। ठीक है। अब शब्द में क्या होता है कि कोई भी दो शब्द है जिसका अर्थ नहीं भी हो या फिर भी उसको जोड़ करके अर्थ बना दिया जाता है, उसी पे स्वर संधि सब आता है। और पद में क्या होता है कि जिस दो शब्दों को तुम जोड़ रहा है उसका विशेष अर्थ होता है। जैसे कि तुम अगर कहो दशानन, तो कोई ऐसा शब्द आता है जिस शब्द का अपना एक उक्ति होता है कि दशानन किसी आदमी के लिए, किसी के लिए यूज होता है। बात समझ में आई? चल, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13। रविंद्र का संधि विच्छेद निम्न में कौन सा है? रविंद्र का संधि विच्छेद निम्न में कौन सा है? रवि जोर इंद्र, रविंद्र। पटनेती में कौन सी संधि है? पटनेती में कौन सी संधि है? जस्व, व्यंजन, विसर्ग, स्वर? हम्म देखो, दोनों को जब तोड़ोगे, पट जोड़ नैति, दोनों का अपना एक विशेष अर्थ होता है। अगर दोनों का अपना एक विशेष अर्थ हुआ तो सिंपल सी बात है, वो कौन सा शब्द हो जाएगा? व्यंजन हो जाएगा। ये सब याद है? नीचे का जो है, ई और ओ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? ठीक है, यो। ऑप्शन नंबर ए। बनाए थे? सुनना तुम तो समझदार हो गए, अपने नाम के अनुरूप चल रहा है। ऐसे तुमको सुमनी थोड़े ना बोल देते हैं। इसका आंसर करना तो सुमन क्या होगा? दश आनी नानी यस्य तस्य का समस्त पद क्या होगा? दशाननम, दशानन, दशाननश, दशानने? ऑप्शन बी, दशानन। दशानन किसको बोलते थे? 10 गो आनन मुख किसका था? हाँ, तो उसी को बोलते हैं, रावण को ही दशानन बोलते हैं। कम से कम अपने आप को तो याद रखता। 17।
संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? आराम से इसको जब भी पूछे तो जोड़ लो, हिंदी में पढ़ा होगा, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए। तो संप्रदान मतलब चौथा में आया, कौन सी? चतुर्थी विभक्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? उन्नयन में कौन सा उपसर्ग है? नहीं, देख, जब भी नोनो संयुक्त लगा रहे उसमें कौन सा उपसर्ग रहेगा? उत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 19, राज्ञा राजन शब्द में किस विभक्ति का रूप है? पंचमी, षष्ठी, तृतीया, सप्तमी। तृतीया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, पा धातु के लोट लकार, पा धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। आपको हम बोले भी हैं कि आपसे व्याकरण जो है वो 75 से 80 मार्क तक जाएगा, व्याकरण। और बुक से जो है वो 20 से 25 जाएगा। दो गो बुक में से एगो बुक में से तो 1 से 2 नंबर का पूछ दिया, वही तुम्हारे लिए बहुत है। हैं? ऐसे ही पूछता है दोस्त, इसलिए तुम पे बेसी विशेष ध्यान तो इसी पे देना है। हम्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, तत् जोड़ मध्य में संधि होकर क्या रूप बनेगा? तत् जोड़ मध्य में संधि होकर के क्या रूप बनेगा? ऑप्शन सी। क्या बोले? क्वेश्चन है ही नहीं। तत् मध्य, तमध्य, तन मध्य। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? ना रे दोस्त, तत् मध्य का। तत् जोड़ मध्य और तन मध्य का, ऐसे नहीं ना है लिखा हुआ? कि तुम इसके बदले में ये देगा, नौना संयुक्त के बदले में तो देगा। जस्ट अभी वही चीज पे तो बात हुई है। हाँ, नहीं भरा था। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22, परोपकार में किन किन वर्णों की संधि हुई है? पर जोड़ उपकार, तो पर मतलब अ और उपकार मतलब उ। ए सही था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23।
जटा जिन धड़ा ऋषियः डैश अवगहन्ते, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित पद से करें। क्वेश्चन सॉल्व करने का दो तरीका। पहला तरीका ये कि अगर आपको बुक में से यह समझ में नहीं आए कि यह लाइन कहाँ है, तो सबसे पहले बुक में से भी तुमसे जो पूछेगा वो चैप्टर नेम से पूछेगा, और तुमको पता है कि इस चैप्टर में एक ऐसा ही शब्द है जिसका एक चैप्टर नाम है मंदाकिनी वर्णम से, है कि नहीं है? तो उससे ये होगा। नेक्स्ट, अरे तुम बताएगा सुमनी। सरस्वती का कुल गृह किस नगर को कहा गया है? हो याद था? ऑप्शन नंबर ए पटना। ठीक है, चलिए। सत्यमेव जयते नानृतंग, यह पद्यांश किस उपनिषद का है? मुंडकोपनिषद, 25 का बी। ठीक है, चलिए। ऋतस्य पद का अर्थ है मुख का, पात्र का, सत्य का, द्वार का। द्वार का ना, सत्य का। 27, तत्र तीर्थ यात्रिनः दर्शनार्थम आयंती। आपको यह बताना है कि प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित शब्द में, इस रेखांकित शब्द में किस स्थान पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कश। चलिए, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28। सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितम मुखम, ऐसा ही है कुछ। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29। कुटनीमत काव्य के कवि कौन है? कौन? ऑप्शन नंबर ए। चलिए, इसका आंसर तो दे दोगे? सप्ताहे डैश दीनानि भवन्ति। क्या हो जाएगा? सब, ठीक है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31। कर्णस्य दान वीरता पाठ कहाँ से संकलित है? महाभारत से। ये तो पता होगा। चलो, इसका आंसर देना दोस्त। भव कर्ण महतरांग भिक्षांग याचे किसका कथन है? चक्र का। और इसी का नाम दूसरा क्या है? इंद्र या पुरिंदर। पुरंदर भी तुमको बहुत जगह यूज होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33। एत देव का संधि विच्छेद क्या होगा? एत देव का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जैसे तुम न बोलता है दोस्त। चलिए,
विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? इतस्तः, गायिका, दिनेशः, हिमालय। क्या होगा? हम्म? ए, इतः जोर अस्तः। चलिए, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। इसका आंसर अशांति किस समास का उदाहरण है? नए समास का, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है? अ लगा हुआ। नहीं किया था? चलिए, सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है? सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है? ये होता भी नहीं, इसको इग्नोर करने में ज्यादा फायदा था। ऑप्शन नंबर सी, द्वितीया विभक्ति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? अवेरेन करुणया मैत्री भावेन च डैश शांति भवति, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। देशस्य। मैत्री भावेन च शांति भवति, देश से शांति कैसे हो सकता है दोस्त? धर्म सेना। हाँ, तो नीति श्लोका में था, तो धर्म से शांति मिलता है। क्या कह रहा है? करुणया मैत्री भावेन, आपके मैत्री भावेन से किस किस अनुसार, मतलब किस चीज को इस करके के आपको शांति मिल सकती है? तो धर्म के साथ से ना। ऑप्शन नंबर सी। सबसे एक चीज और इम्पोर्टेंट, ये बात याद रख लो। सुमन सुन रहा है? जाना आज घर, जिसका जो भी प्रवर्तक है, प्रवर्तक खोजना। सर लिखाए होंगे तुम्हारे, पीडीएफ चैप्टर में भी होगा, जो क्लास नोट्स मिला होगा, उसमें भी जितना का भी जो भी प्रवर्तक है, सबको याद कर लेना फाइनली। वो अगर छोड़ा तो समस्या आ जाएगा, क्योंकि एक से दो प्रवर्तक तो पूछेगा ही पूछेगा। फिलहाल इसकी बात कर लेते हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? जेमिनी, बादरायण, कनाद और गौतम। गौतम। योग दर्शन के, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि। हम बोले थे, लेकिन यहाँ नहीं बोलेंगे, अब हो गया ना बात। वो तुम्हारे लिए था दोस्त, लेकिन तुमको तो उस तरीके से याद रखना नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 39। इस पद में अति उपसर्ग नहीं है? अत्यधिकम, अतिथि, अतिशय, अतिवृष्टि। बी, अतिथि, अतिथि जिसके आने की तिथि नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 40। अधि उपसर्ग पूर्वक वश धातु के प्रयोग होने पर आधार की संज्ञा क्या होती है? अब यहाँ तो किसी को नहीं बना होगा, ये तो छोड़ने में ज्यादा भलाई है। कर
जब ये सब क्वेश्चन मिल जाए दोस्त तो आराम से इग्नोर कर देना, 50% की बात है। ठीक है, ज्यादा बुद्धि मत लगाने लग जाना कि हमको 1 से लेके 50 तक पुरा देना है। वो वाला सोच में मत जाना, क्योंकि सेट अलग अलग है। हो सकता है इसका 1 से 50 जो है वो बुक से आ जाए और सिंपल सिंपल आ जाए, तुम्हारा 1 से 50 में सिर्फ यही आए। ठीक है, नेक्स्ट। अनंतरम के योग में कौन सी विभक्ति होती है? के योग में कौन सी विभक्ति? स्किप किया। तृतीया। इसका आंसर पक्का दे दोगे? आसित किस लकार का रूप है? आसित मतलब, अरे आसित मतलब, और था किधर होता है? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, विधि लिंग किसमें होता है? और भूतकाल का क्या बोलते हैं उसको? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43। युवाम पद का मूल रूप निम्न में से कौन होगा? युष्मत, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44। नीति श्लोका पाठ में कितने पद्य हैं? 7, 10, 5, 12? 10। धर्म की रक्षा किससे होती है? ठीक है, बताते हैं दोस्त। क्षमा किसका नाश करती है? क्रोध का। एगो का तो आंसर दिया है तुम दोस्त। ए, क्रोध का लिखा था, मतलब एक को लिख के आया था। ओह। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47। उच्चते पद का अर्थ है कहा जाता है, पढ़ा जाता है, गाया जाता है, लिखा जाता है। कहा जाता मतलब उच्च मतलब होता है कहना, तो क्या क्या हो जाएगा? कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 48। कर्मवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुआ? राम प्रवेश राम। तुम तो इसका शिक्षक मार दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 49। राम प्रवेश राम ने अनेक विषयों की पुस्तकों को कहाँ आत्मसात किया? प्राथमिक विद्यालय के पुस्तकालय में, उच्च विद्यालय के पुस्तकालय में, महाविद्यालय के पुस्तकालय में, विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में? पुस्तकालय में तो किया था। महाविद्यालय के पुस्तकालय में मारा था दोस्त। ये तुमरे गांव से क्वेश्चन है। भीखन टोला गांव से प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय कितनी दूरी पे था? 1 कोश की दूरी पे था, 50 का, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 51। छात्राणाम डैश तपह रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। भ्रमणम, कीडनम, अध्ययनम, पालनम? छात्र के लिए क्या तप है?
अध्ययन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट पे चलते, क्वेश्चन नंबर 52 पर। और क्वेश्चन नंबर 52 क्या है आपका? विचारों की व्यापकता और समाजोद्धार के संकल्प की दृष्टि से 19वीं सदी के समाजोद्धारकों में प्रमुख कौन थे? स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद, राजा राम मोहन राय। दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद। ठीक है, चलिए। और इस सबसे जबरदस्त क्या होता है जानता है? जिस क्वेश्चन से पूछेगा उससे दूसरा क्वेश्चन भी रहेगा और उसका नीचे में तुमको पता चल जाएगा कि किस चैप्टर से है। ठीक है। स्वामी दयानंद डैश संस्थापक आसीत् आर्य समाज, ब्रह्म समाज, सिख समाज, मुस्लिम समाज। तो मुस्लिम वाला था। चलो, क्वेश्चन नंबर 54। विहग्रो एवं अकी किंचित कड़ा किनके द्वारा सोचा गया? मूल शंकर, विरजानंद, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। इसी का नाम क्या था? दयानंद। दयानंद के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। तो जिसको नहीं है वो लिख सकता है यहाँ पे। या दयानंद के बचपन का नाम। मूल शंकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 55। आर्य समाज। आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब हुई? 1875 ईस्वी। वो तो आगे चल जाएगा, तुम कहा इतना पीछे है? अरे तुम तो पीछे ही नहीं है, तुम्हारा तो रेशो खत्म हो चुका है, सब पहुंच गया, तुम वहीं पे है। होता है ना कि जैसे ये लाइन हुआ और बंदूक चला, दौड़ना है, तुम वहीं पे खड़ा है, बाकी सब पहुंच गया। हाँ। नलिनीम पद का अर्थ क्या है? गांव को, तालाब को, नगर को, उद्यान को। शायद ऑप्शन नंबर डी, उद्यान। ठीक है। व्याघ्र पथिक कथा में बाघ कैसा था? तुम तो बच्चा मारा था। ऑप्शन नंबर बी, बूढ़ा। नेक्स्ट। व्याघ्र पथिक कथा में पथिक किस में निमग्न हो गया? सही किया था ना? इसके कभी कभी अथी में ऑप्शन में तुमको सब कुछ दे देगा। मतलब मान लो पानी है तो जलम दे देगा, जलम दे देगा। धूल का धुलम हो सकता है, जो भी हो वो अपने अर्थ में देगा। अध्ययन का, कीचड़ का एक चीज और याद रखना, पंख। कभी कभी ऑप्शन में पंख आ जाता है, तो तुमको तो क्वेश्चन पता रहेगा कि क्या है, लेकिन तुम खोज नहीं पाएगा कि इसमें क्या है, क्योंकि तुम्हारे लिए कीचड़ तो रहेगा नहीं, वहां पे पंख हो जाएगा, तो तुम सोचते रह जाएगा। इसलिए ऑप्शन आगे में लिख लो कि कभी कभी पंख भी आता है।
इसीलिए पंकज बोलते हैं जो पंख में जन्म लिया है। तो किच, हाँ तो कमल फूल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59। हितोपदेश। हितोपदेश नीति कथा ग्रंथ किनकी रचना है? नारायण पंडित। किया था ये। चलो, क्वेश्चन नंबर 60। रोगियों के लिए पथ्य क्या है? पथ्य मतलब होता है उपचार। क्या है? हाँ, सब चीज सही होता। तुम पता है गलत कहाँ कर देता दोस्त? इसमें से कोई एक और ऑप्शन दवा के साथ दारू होता। ठीक है। जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? ऑप्शन नंबर सी, 3 संस्कार होते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। पुंसवन संस्कार का उद्देश्य क्या है? गर्भ रक्षा, गर्भस्य में संस्कार का आरोपण, गर्भ धारण, गर्भवती की प्रसन्नता। ऑप्शन नंबर डी तो नहीं ये होगा। गर्भ धारण। हाँ, पुंसवन संस्कार जो होता है वो हो जाता है तुम्हारा गर्भ के रक्षा के लिए, कि अब जब यह पता चल गया है कि पेट में शिशु हो चुका है 1-2 महीने का, तब इस तरीके का होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए, गर्भ रक्षा। संस्कार के कितने प्रकार हैं? कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, 64। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? संस्कार। और वही आजकल क्या हो रहा है? विलुप्त हो रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65। लाजाहोम कर्मकांड किस संस्कार में होता है? निष्क्रमण, विवाह, उपनयन, अन्नप्राशन। किस में होता है ये? काहे नहीं मारेगा? इसके अलावा तुम कोई और सही किया है? हाँ, विशेष ध्यान तो तुम्हारा इसी पे है। आखिर किसी तरीके से मैट्रिक पास करे तो विवाह पास तो हो गए। ब्याह पास। नहीं रे। हक प्रत्यय का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? सामाजिक। जिसमें इकह लग जाए वो हमारा क्या हो जाए? ठक हो जाएगा। याद करने का तरीका इस तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शब्द में तुन प्रत्यय होता है? किसमें? गतम, गंतुम, पठन और सेविता। ऑप्शन बी, गंतुम। नेक्स्ट। गायिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? कौन सा स्त्री प्रत्यय है? डीस, टाप, चाप।
ठीक है। और डाप, आपको बताना है कौन सा स्त्री प्रत्यय है। चलिए, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। दृश्य धातु के लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप निम्न में कौन सा है? पश्यतु, पश्यति, पश्यानि, द्रक्ष्यामि। क्या होगा ऑप्शन नंबर? पश्याणि। लतिया पद में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी, तृतीया, द्वितीया, प्रथमा। कहा गया तृतीया? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। कर्ण कारक विधायक सूत्र कौन सा है? चादकतांग कर्णम। जहां पे कर्ण का तुमको सबसे पहले अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा ना, तो तुमको ऑप्शन में ही ऐसा दे देगा। यहाँ पे देखो संप्रदान नहीं हुआ, यहाँ पे अपादान नहीं हुआ, यहाँ पे संप्रदान नहीं हुआ, कर्ण यहाँ है तो कर्ण कारण का है तो कर्ण कारक होगा ना। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट। संस्कृत में कारक के कितने भेद होते हैं? चलिए, क्वेश्चन नंबर 74 की 73? 73। सम, चलो एक मिनट। संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा, उसी में हे लगा करके बात करते हैं। तुम लोग अष्टमी खोज रहा होगा, सप्तमी अष्टमी कितना है तो दिक्कत है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 74। किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है? ऑप्शन नंबर डी, अव्ययी भाव समास में। जैसे यहां देखो, पंचानांग वटानांग समाहार का समस्त पद कौन सा है? पंचवट, पंचवटी, पंचवटम, पंच वट पंचम। हाँ, पंचवटी। पंचानाम वटानाम समाहारा। हिंदी में देखेगा तो जब 5 वटों का समूह या समाहार, वो हमारा कहलाता है पंचवटी। ठीक है, हो सकता है इन फ्यूचर अपना जो सहरसा शहर है का जो चौक है पंचवटी, 5 वट होता होगा। है, कहाँ कहाँ है? हाँ, 5 गो है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सहरसा घुमा हुआ है। भिक के योग में स्किप किया होगा। धिक के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया, चतुर्थी, द्वितीया, सप्तमी। कौन सा रे? द्वितीया ही ना बोला है? न लगा, नहीं हमको लगा एबीसीडी सीखा होगा। नहीं रे सना। क्वेश्चन नंबर 77। चलो इधर ध्यान दो। अहर्निशम किस समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव, द्वंद, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। अहर्निशम किस समास का उदाहरण है?
हाँ, तत्पुरुष हो सकता है। इसको जरा तोड़ने की बात करो। अथी होता, अगर नए समास होता एक ऑप्शन में तो तुम लोग तो और देख करके पक्का ऑप्शन ना वही करता। ठीक है, तत्पुरुष। वृथा अव्यय का अर्थ है बाहर, दोनों ओर, अनेक, बेकार। बेकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। जना एकत्व भावं वहंतः वसंती। प्रश्न निर्माण हेतु, निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान में कौन सा पद रखेंगे? का, कश, के, किम। कश्य। ऑप्शन नंबर बी। गायन्ति देवा कील गीतकानी। गायन्ति देवा कील गीतकानी। प्रस्तुत पद्यांश किस पुराण से संकलित है? भागवत, कुर्म, विष्णु, मत्स्य। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 81। नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? डीप, डीश, डीन और ती। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखो, एक चीज जाना जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि तुम देखा होगा स्त्री प्रत्यय में क्या क्या तुमसे पूछा है। डीन, डीप, डीस और एक होगा आपका टाप। ये चार प्रत्यय का जाओ देख लो कि इस चार प्रत्यय के क्या लगाएं कि वो शब्द बन जाए। बात समझ में आई? ऑप्शन में मान लो तुमको पता है डीप का ये है, डीन का ये होता है, डीस का ये होता है, टॉप का ये होता है, उसमें से अगर कोई एक्स्ट्रा आया और कोई एक्स्ट्रा शब्द आ गया तो तुम्हारे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी थोड़ा सा सोचेगा तो वो हो जाएगा। अगर तुमको जो याद किया, ध्यान दो, अगर तुम याद किया और तुमको वो चीज मिल रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है। मान लो कि चार ऑप्शन है, उसमें से तीन तुमको पता है, एक तुमको नहीं पता है, और ऑप्शन और भी तो क्वेश्चन भी पूछा गया है जो तुमको नहीं पता है, तो सिंपल सी बात है, लॉजिकली सोचेगा तो वही ऑप्शन होगा जो बचेगा। तो इस तरीकों को याद रख लो। अब चलो क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 क्या है? किम जोड़ तहसील में कौन सा अव्यय बनेगा? कुत्र, कदा, कुतः, किमर्थम। ऑप्शन नंबर डी, सुमन। ठीक है। त्वया पाठ डैश रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरे। अस्मर्तव्यम, अस्मर्तव्यम, अस्मर्तव्या, अस्मर्तव्यो। स्किप किया था कि नहीं इसको? ये निकल गया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 84। कंपन राय का समय क्या था? 16वीं, 14वीं शताब्दी। किया था सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 85। समाजस्य यानंग पुरुषे
डैश चौ चलती रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से करें। बालके, मित्रे, वृद्धे, नारी भी। आपको बताना कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सी वृद्धे, नारी भी। ऑप्शन नंबर डी। सुमन आंसर करो तो। लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद्य स्फुट रूप से यत्र तत्र मिलते हैं? 150 शब्द। एक। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 है यार तुम्हारा क्वेश्चन है। इसको इस द्वार के बारे में जानने का ज्यादा पता है कि कभी भी स्वर्ग में नहीं घुसेगा। कला में इतना गंदा किया है कि क्या करेगा लोग इसको। नरक के कितने द्वार है? कहाँ गया तीन? ऑप्शन नंबर डी। चलिए। जही किस धातु का रूप है? जन, हन, ज्ञा, जी। या। अब चलो, शब्द रूप तो याद किया ही होगा। उसमें भी नदी जैसा शब्द रूप याद नहीं किया होगा तब तो। नदी शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? नद्ये। देखो, एक वचन सबसे पहला पॉइंट, एक वचन पूछा तो ये वाला नहीं होगा। और हाँ, ये होता भी है तो बहुवचन में होता है। हाँ, ये भी जो आया वो भी बहुवचन आया। ठीक है, तृतीया का बहुवचन। अब आया नद्या और नद्ये, तो ये जो तुम्हारा आएगा ये तृतीया में आ जाएगा, और ये जो है तुम्हारा चतुर्थी में आ जाएगा। प्रचारो पद में कौन सा उपसर्ग है? प्र, प्रति, परा, परी। प्र जोड़ चारह, प्रचारः। ठीक है, चलिए। किस पद में तल प्रत्यय है? क्वेश्चन नंबर 91। गतवान, महत्वम, सुंदरता, चंचला। जिसमें तल हो, हम उस दिन भी बताए हुए थे कि उसमें क्या लग जाएगा? ता। नहीं है तो लिख ले इस चीज को। जिस पद में तल हो, यहां पे लिखो अंतिम। पहचानने का तरीका, अंतिम में क्या लगा रहेगा? उसमें ता लगा रहेगा। इस तरीके से तुम याद रख सकता है कि अगर तल रहा तो ता। अब देखो, तल है एक ही में ता रहा, सुंदरता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हुआ। नहीं, संस्कृत का कुछ कुछ प्रत्यय याद कर लो, जैसे कि तल इंपॉर्टेंट है। तल, तल उसी में लगेगा, तल जिस शब्द में लगेगा उस शब्द के अंतिम में ता लग जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लिख दिए तल जिसमें लगा उसके अंतिम में क्या लग जाएगा? ता, जो कि सुंदरता में है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। गच्छन में कौन सा प्रत्यय है? शानच, सत्री, त्वतु, मुतुप। कौन सा प्रत्यय है? सत्री। सही था। जयतु किस लकार का रूप है? लोट, लट, लोट। तू, ताम, अंतु, हितम, तो, आनी, आव, आम। तो किस में हो जाएगा? लोट में। विधिलिंग का लकार का रूप क्या होता है?
एयम एव एम। इसका लंग का वो तो हो गया दोस्त लिरिट का। है तो ताम अन करके होता है ना। तू से तो तू ताम अंतु हो जाता है। और तुमका इधर का हो गया श्यति श्यता श्यंति शशि श्यथा श्यथा श्यामी श्यावा श्यामा हो गया इसका। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 94 क्या हो जाता है? कवि शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? कविम, कविना, कविये, कविशु। तो उससे कविश तुम जोड़ लिया होगा क्योंकि सेम ही आ जाता है। डैश नमः रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। सरस्वत्यै नमः। पूजा जो इस बार का तुम पूजा तो नहीं है देखा होगा सरस्वती पूजा का। बिल्कुल नहीं देखा होगा क्योंकि वहां पे तो तुम लोग रहा होगा कि चलो पंडित जी पूजा करते हैं उसके बाद बुनिया खाना है। ठीक है, तो वहां पे पंडित जी जो पूजा करवा रहे होंगे ना तो वहां पे विष्णवे नमः, सरस्वत्ये नमः, गौरी शंकरे नमः, इस तरीके से बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 96। हाँ तो ध्यान तो वहीं पे ना तुम्हारा। किस शब्द में शु उपसर्ग नहीं है? सुगमम, स्वागतम, स्वगतम, सुवचनम। सौ जोड़ आगतम, सादर से आपको बुला रहे हैं, आपका स्वागत है। ठीक है, नेक्स्ट। सौ जोड़ आगतम, स्वागतम, तो यहाँ पे सु नहीं ना लगा, सौ लग गया दोस्त। आख्यातोप योगे, ध्यान दो इधर। आख्यातोप योगे सूत्र का उदाहरण कौन सा वाक्य है? अयं ग्रामात आयति, सह व्याघ्यात विभेति, सह आचार्यात संस्कृतम अधीते, गंगा हिमालयात निःसरति। ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन? सह आचार्यात संस्कृतम अधीते। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 98। गुरो समीपम का समस्त पद कौन सा है? उपगुरु, उपगुरु, गुरु उप, उपगुरु। क्या होगा दोस्त? उपगुरु। अब ध्यान दो, दोनों में ऑप्शन नंबर बी क्यों किए? यहाँ पे है गुरो हो विसर्ग, तो यहाँ भी विसर्ग, यहाँ पे विसर्ग नहीं तो यहाँ पर भी विसर्ग। ठीक है, अब एक चीज और। उप मतलब होता है, अगर तुम संस्कृत में देखोगे तो उप का मतलब होता है समीप। हाँ, एकदम, जो यूज करता है तुम। चलिए, इसका इसका आंसर इधर देख, इसका आंसर पुरंदर पद का अर्थ है पृथ्वी, नदी, इंद्र, समुद्र। क्या होगा रे रॉकी? ऑप्शन नंबर सी, इंद्र। ठीक है, चलिए लास्ट ऑब्जेक्टिव पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। किस समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा अति उत्कृष्ट थी?
चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। 10 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अब जो बात कर रहे हैं वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में देख लेते हैं, उसका डिस्कशन क्या होगा, किस तरीके से होगा। उससे पहले हमको ये बता दो, कितने इसमें ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 50% मार्क जो है वो ऑब्जेक्टिव में नहीं ला सके। 50% तो सही हुआ है ना, मतलब 50% का मतलब हुआ कि 50 क्वेश्चन तो सही हुआ है ना 100 में से। अपना फुल अप तो कर लिए है ना जितना चाहिए, कोटा पूरा हुआ। नहीं कोटा पूरा हुआ। 100 में 50, 50 कोटा आपको चाहिए ना, 50 का ऑब्जेक्टिव, 50 का ऑब्जेक्टिव हुआ कंप्लीट। कुछ गलती हुआ, कितना गलती हुआ? 4 से 5 गो, मतलब कि 44 से 45 गो सही हुआ। यही तुम्हारा भी दोस्त, इसको सुधारो। रॉकी तुम्हारा देखिए, काउंट कीजिए तो कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। नहीं के कारण तो क्वेश्चन पे सबसे पहले तो आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले आपको वो जानने और वो पढ़ने की जरूरत है। वो बिना पढ़े अगर आप यह सोच रहे हैं कि आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, तब तो दोस्त समस्या है। 3 4 मतलब कि 47, 46 47 के आसपास मार्क आया। तुमको 44 45। तुम्हारा कितना गलत हुआ दोस्त, 2 गो? 3 4 को मतलब आपका भी वही गया है, 46 47। चलिए, बस नहीं को विशेष ध्यान दीजिए। चलिए, अब जरा सा हम बात कर लेते हैं अपने खंड बॉ का। खंड बॉ जो होता है, सबसे पहले आपको 13 नंबर का, ध्यान दो इधर, आपको 13 नंबर का जो पूछेगा वो पूछेगा आपको अपठित गद्यांश, जो कि खंड व का 13 अंक का आता है, अपठित गद्यांश। ठीक है। अब यह जो अपठित गद्यांश है, अब आप इसका फर्स्ट देखिए। पहला जो आपको गद्यांश मिलेगा वो गद्यांश आपका रहेगा 7 मार्क का। पहला गद्यांश जो रहेगा वो रहेगा 7 मार्क का, और दूसरा गद्यांश जो रहेगा वो रहेगा 6 मार्क का। इस 7 मार्क में आपको गद्यांश का उचित नाम लिखना पड़ेगा कि इसका क्या शीर्षक लिखिएगा। तो आपको पहला जो जिसमें 7 रहेगा उसमें 1 मार्क का शीर्षक पूछेगा कि इसका शीर्षक क्या होगा, और दूसरे में शीर्षक नहीं पूछेगा। यही दोनों में डिफरेंस है। अब अगर आप बात करना चाहें तो आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं, तो सबसे पहले गद्यांश पढ़ने से पहले आप क्वेश्चन पे जाइए। रूल ये कहता है, क्वेश्चन गए क्या है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में आपको उत्तर देना है। क्या है, मनुष्य महान शत्रु कह। अब आप यह जब पढ़ लिए तब आप आइए इधर, क्रोध मनुष्य महान शत्रु, तो आप यहाँ पे आंसर क्या कीजिएगा, क्रोध। बात खत्म। ठीक है। पेज भरने की जरूरत नहीं है, आपको जो ऑप्शन है एक पद में उत्तर देना है। एक पद का मतलब हो गया कि आप लिखिएगा एक, एक का क्या है आपका, क। क का आंसर क्या होगा, क्रोध। कंप्लीट हो जाएगा। कुछ नहीं, वो सरकार का है, सरकार को रिटर्न कर देना तुम। क्या? हाँ, क्योंकि मान लो तुम गद्यांश तो लिख नहीं सकता है ना, तुम्हारा जो आंसर है डायरेक्ट कह रहा है कि एक पद में उत्तर दो। अब तुम बैठेगा कि लिखने मनुष्य से महान शत्रु क्रोधा अस्ति, तब तो एक पद नहीं हुआ। एक पद मतलब सिर्फ तुमको एक पद चाहिए।
ठीक है। और यही देखो, तुम जो पूरा का पूरा लिखेगा उसके लिए भी स्पेशल क्वेश्चन बना हुआ है। स्पेशल क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 देखो इसका, पूर्ण वाक्य उत्तरत। अब तुमको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है जिसमें तुमको दो दो नंबर मिलेगा। एक पद, एक पद मतलब कि सिर्फ एक ऑप्शन देना है। जैसे देखो यहाँ पे एक पद में क्या दिया गया है, एक पद में दिया गया एक पदेन उत्तरत, कि एक पद में उत्तर दो। मनुष्य महान शत्रु कह, इसका मतलब तुम देखो कि सबसे पहले क्वेश्चन देख लिया, अब गया तुम ऊपर, सबसे ऊपर में है क्रोधा मनुष्य महान शत्रु, तो तुम यहाँ पे आंसर क्या करेगा? सिर्फ क्रोधा, बात खत्म। ठीक है, यह एक पद है, एक पद में देना है, तो क्रोध है एक पद हुआ। दूसरा आओ, क्रोधे आगते किंग धारणम, तो अब यहाँ पे आओ, देखो कहाँ है, क्रोध आगच्छति तहिर तस्मिन्नेव क्षणे मौनं धारणम, तो क्या धारण करना चाहिए? तो मौन धारण करना चाहिए, तो मौन ऑप्शन दिया, लिखा, बात खत्म। ठीक है, ये हो गया एक पद। अब आओ, क्योंकि इसमें एक पद का तुमको कितना मार्क मिलेगा? एक मार्क, तो एक और एक दो मार्क हो गया। अब आओ इधर, इधर तुमको क्या है? क्रुद्ध जनः किंग करोति, अब यह है पूर्ण वाक्य में उत्तर दो, तो तुम कहां तक लिखेगा? देखो सबसे पहला लिखेगा क्रुद्ध जनः किंग, यहां तक लिखा, उसके बाद चलेगा इधर। अब आओ यहाँ पे क्या है? क्रुद्ध है जनंग, यहां लिखो गुरुण अपि निंदति अपभाषणं करोति ज्येष्ठानां हितवचनानि अपि च न शृणोति, बात खत्म। तो यहां तक तुम लिखेगा तो ये तुम्हारा हुआ पूर्ण वाक्य उत्तरत। ठीक है, उसी तरीके से ये तुम लिखेगा मौनं की भवती, तो वहां से देख लो क्या है, पूरा लिख लो, तो ये तुम्हारा पूर्ण वाक्य हो गया, इसमें तुमको दो दो मार्क मिलेगा। अब तुम आएगा कि अश्य गद्यांश एक समुचित शीर्षक लिखत, इस गद्यांश का तुमको समुचित शीर्षक लिखना है, उसका एक मार्क तुमको मिलेगा। ठीक है, तो अब तुम उसको देखो, तुमको हिसाब से लग रहा है कि क्रोध के बारे में बात कर रहा है, कि मौन के बारे में बात कर रहा है, कि मनुष्य के क्या बोलते हैं कोई दुर्गति के बारे में बात कर रहा है, दुर्व्यवहार के बारे में बात कर रहा है, तो वो तुम अपना शीर्षक दे दो। क्रोध के बारे में तो क्रोधा, बात खत्म। ठीक है, अगर तुमको लगा कि नहीं ये गद्यांश भारी है, तो तुम्हारे अथवा में एक और गद्यांश रहेगा, सेम उसमें भी वही चीज रहेगा, तुम या तो उधर करो या इधर करो। तुम जब यहां तक चल लेगा, ध्यान दो इधर, जब तुम यहां तक चल लेगा तो तुमको फिर क्या मिलेगा? वो तुम आएगा 7 नंबर वाला तो गद्यांश कंप्लीट कर लिया, तुम आएगा 6 नंबर वाले गद्यांश में। 6 मार्क वाला गद्यांश का भी तुम सबसे पहले पढ़ेगा यही चीज, सेम यही एक पद में उत्तर है और वही पूर्ण वाक्य में उत्तर है। तुम पढ़ो और देखो कि एक पद में उत्तर क्या होगा और पढ़ो पूर्ण वाक्य में उत्तर क्या होगा। बात समझ में आ गई? इसमें तुमको शीर्षक लिखने के लिए नहीं कहेगा, क्योंकि इसमें 6 मार्क ही है। क्लियर हो गया? अगर तुमको यह भारी लग रहा है तो इसके अथवा में एक और है, देख लो क्या है। चल, जब तुम यहां तक देख लेगा, उसके बाद सबसे चीज आएगा तुमको दूसरा टॉपिक। पहला टॉपिक आया अपठित गद्यांश, दूसरा टॉपिक आएगा सब्जेक्टिव में, वो होगा तुम्हारा पत्र लेखनम, पत्र या आवेदन लेखनम। अब पत्र लेखनम में तुमको जो हम बताए हुए थे कि 2-3 पत्र लेखनम तुमको याद होनी चाहिए। क्या है? मित्र के विवाह में बता दिए थे किस टाइप से पूछेगा। दूसरा, परीक्षा फल का पिता को संस्कृत में एक पत्र लिखे, पिता और पुत्र का संवाद लिखेगा। उसके बाद पीयूषम भाग 2 पुस्तक वीपी द्वारा भेजने के लिए प्रकाशक को एक संस्कृत में लिखे, यह तो नहीं है लिखेगा तुम। पुस्तक वीपी मतलब कि पुस्तक का जो भी वरिष्ठ है उसको पत्र लिखो कि हाँ प्रकाशक को कि आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमारे लिए इतनी अच्छी पुस्तक की व्यवस्था की है, जिसका हम हमेशा आभार व्यक्त करेंगे। तो इसको वही चीज तुमको संस्कृत में करना है। हाँ, यहाँ पे साफ लिखेगा संस्कृत में लिखे। या उसके बाद हम बताए थे कि पटना भ्रमण,
पर चलने के लिए आपको मित्र में एक संस्कृत में पत्र लिखे। अब देखो, तुमको 2-3 पत्र चाहिए, नहीं है इस बार के लिए यह जान लो। पहला, मित्र, मित्र के संबंध में तुमसे पूछेगा ही पूछेगा। दूसरा, पिता पूछे न पूछे प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य जरूर पूछेगा। मित्र को पत्र होता है और प्रधानाचार्य को आवेदन होता है। तीसरा, पिता पुत्र संवाद। अब इस जोश मैटर में पूछते, ये 3 तुमको बिल्कुल चाहिए कि हाँ इस तीनों को तुम तैयारी करके जाना, इस तीनों में से कोई एक जरूर पूछेगा। हाँ हाँ, टॉपिक नहीं, हम इसलिए ऐसा बोले कि तुमको ये चीज पे अपना करके जाना। मान लो कि तुमको आता है संस्कृत को कि तोड़ मरोड़ के तुम कर सकता है, तब तो ये चीज अच्छी बात है। हो सकता है आपको ये चीज नहीं आता हो, जरूरी नहीं कि आपको आता है तो सबको आता होगा। तो आपको वो चीज करके जाओ कि हाँ इस बार यह पूछा गया है कि मित्र को पटना भ्रमण पे चलने के लिए, अगली बार पूछ दे कि मित्र के ब्याह में जाना है, आप उसको कर ले। हाँ, पूछ दिया है। इसीलिए वो घर नहीं आने देता है ना तुमको। ठीक है, चलो। संस्कृत अनुच्छेद, तीसरा टॉपिक जो आएगा वो आएगा अनुच्छेद लेखन में। अनुच्छेद लेखन में आपको क्या आएगा कि आपको पूछ देगा सरस्वती पूजा, दीपोत्सव, परोपकार, भारतवर्ष, संस्कृत भाषाया महत्तम। किसी एक पर 7 वाक्यों में, 7 वाक्यों का मतलब क्या हो गया? पहला वाक्य खत्म, एक लाइन, दूसरा उसी में 2 3, एक वाक्य पे 1 मार्क मिलेगा, पहला गलत 1 मार्क घट जाएगा। 7 वाक्य है तो कितना मार्क मिलेगा? ऐसा नहीं कि तुम 7 लाइन लिखा, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे नहीं। दूसरे लाइन में ठीक है, ये हो गया। चल, 4 6 वाक्यों में अनुवाद लिखना है आपको। 6 गो वाक्य, इसका अनुवाद। मेरा घर पटना में है, पाटलिपुत्रे में है, तो मम गृहम पाटलिपुत्रे अस्ति लिखना है तो अस्ति लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो। ठीक है। नदी के दोनों तरफ पेड़ है, नदियों में गंगा सबसे अधिक पवित्र है, वह शिक्षक से पढ़ती है। उद्यान में फूल खिलते हैं, लड़के गेंद से खेलते हैं, बिहार की राजधानी पटना है, संस्कृत देवताओं की भाषा है। ठीक है। कल मंगलवार होगा, यह सुंदर चित्र है, राम के साथ लक्ष्मण भी बन गए, फल वाले वृक्ष झुकते हैं। इस तरीके से नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपका 16 मार्क का होगा। 16 गो प्रश्न रहेगा, 8 गो का आंसर करना है, पर क्वेश्चन में 2 मार्क आपको मिलेगा। चैप्टर के हिसाब से पंडित किसको कहते हैं रे? पंडित किसको कहते हैं? सर इसको हिंदी में लिख सकते हैं ना? हिंदी में है लिखने। ना, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप क्या है लिख लेगा। पंडित किसे कहा जाता है? हाँ, जो पूजा पाठ वगैरह करवाए। तो क्या है बताओ? गर्मी से नहीं, ठंड से नहीं, नदी से नहीं, और नदी से कोई भी चीज को प्रभावित ना कर सके। हाँ, उसको कहते हैं, लेकिन तुमको यहाँ पे लाइन भी पुराना होगा। ठीक है, सही है आपका। एज ए
बुक बेसिस पे वो चीज सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन एक चीज आप ध्यान रखें, लिखने के टाइम, तो इसके बाद बात करते हैं उस पे, ठीक है, लिखने के टाइम आपको किस तरीके का लाइन रखना ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, वेदांगों के नाम लिखिए। असहिष्णुता का कारण निवारण बताइए। अलस कथा पाठ में किसका वर्णन है। कर्ण के कवच और कुंडल की विशेषताएं क्या थी, कि कवच और कुंडल जब तक कर्ण पहने रहेगा तब तक उसको कोई मार नहीं सकता है, कवच कुंडल को कुछ भी भेद नहीं सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, व्याघ्र पथिक कथा के आधार पर बताएं कि दान किसको देना चाहिए। जो दान के योग्य हो। वहां पे तुम बाघ पे भरोसा कर लेगा दोस्त। सिंपल सी बात है, कहानी में तुमको यह कहा गया है कि जो हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी बाघ है उससे बचो। अब तुम उसके तरफ काहे देख रहा है? वो जानवर है, मतलब बाघ लेकिन न है। संस्कृत में पंडिता क्षमा राव के योगदान का वर्णन करें। शैक्षणिक संस्कार कौन कौन से हैं। स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था कैसे हुई। पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों के नामों क्या है, नामोल्लेख करें। राजशेखर राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा। मंदाकिनी के जल में कैसे ऋषिगण स्नान कर रहे हैं। अपनी प्रगति चाहने वाले को किन किन दोषों को त्याग देना चाहिए। मोह, अहंकार, लोभ, लालच, वही हुआ। ठीक है। राम प्रवेश राम किससे प्रभावित होकर अध्ययन में निरत हो गया। चलिए, मातृभूमि कैसी है और यहाँ कौन रहते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका खत्म हुआ। जो भी हमारा पेपर डिस्कशन था, जो कि संस्कृत पेपर डिस्कशन था, वो अब हमारा एंड हुआ। अब जरा सा हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम में आप किस तरीके से क्वेश्चंस को लिखेंगे। ठीक है, पहला चीज कि आप एग्जाम जो इतना दिन से दिए होंगे, आपका पहला 5 पेपर तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने फिर से रिपीट किया और संस्कृत का पेपर दिया। आज कौन से सब्जेक्ट का है। आज सोशल होगा, क्योंकि मैथ तो लास्ट टाइम हो चुका है। ये ऐसा इसलिए क्योंकि मैथ का टाइमिंग जो था वो 4 तारीख को था। क्योंकि कल सरस्वती पूजा होने के कारण आप लोग में से कोई भी उपस्थित नहीं होते। ठीक है, तो इस कारण से क्या हो जाता, इस कारण से क्या हो गया कि टाइमिंग चेंज हो गई, तो डिस्कशन आज हो गया। और कल का जो पेपर था, जो आज होने वाला था, वो आज पेपर उठ करके कहाँ चला गया, लास्ट में चला गया। ताकि आपका जो इधर का शेड्यूल दिया गया कि सोशल वाले टाइम की सोशल हो, साइंस वाले टाइम की साइंस हो, हिंदी वाले हिंदी में, और मैथ जो लास्ट में बचा वो हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम दिए होंगे तो सबसे पहले आपको यह मिला होगा कि क्वेश्चन के दोनों तरफ चौथाई बना हुआ है। कॉपी के दोनों तरफ क्या बना हुआ है, चौथाई बना हुआ है। आपको उस दोनों चौथाई में भी कुछ नहीं लिखना है। एक चौथाई, अब तो चौथाई बना हुआ है तो आपको रफ भी वहां पे नहीं कर सकते। बात समझ में आई। मैथ में आपके क्वेश्चंस पे, जैसे कि आपके पास क्वेश्चन है, जैसे कि आपके पास क्वेश्चन ही है, तो आप क्वेश्चन का रफ यहाँ करिएगा, पीछे कीजिएगा। मान लीजिए ऑप्शन है तो यहाँ कीजिएगा। ठीक है, आपके कॉपी में कीजिए ना, आपके अति क्वेश्चन में ना कर रहे हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कहीं तो कहीं आप कीजिएगा। हाँ, इसीलिए हम बोले कि पहले चौथाई क्या था, वो दिया हुआ दोनों साइड नहीं होता था, तो तुम एक साइड करके वो चीज कर सकता है। अब सिस्टम ये आ गया कि तुम्हारे दोनों तरफ है, इसका मतलब उसका दोनों तरफ का अपना एक अलग वैल्यू होता है। एक तरफ आपका मार्क लिखा जाएगा, एक तरफ वो किया जाएगा कि क्या क्या हुआ है।
ठीक है। तो इसलिए आप उस दोनों चौथाई में नहीं लिख सकते, यहाँ तक कि मान लीजिए यह चौथाई है और यह चौथाई है, इधर वाला यह आपका चौथाई हो गया यह पार्ट, और इधर वाला चौथाई ये हो गया। आपको अगर नंबर भी क्वेश्चन का लिखना है तो एक का क, आप इसमें कुछ नहीं लिख सकते हैं। हाँ, एक का तुम लिखा, मान लो देखो, एक का तुम लिखा फिर एक, हाँ, तब लिखो फिर से एक, ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन तुमको इसके अंदर तो कुछ नहीं लिखना है। बात समझ में आई? तो ये चीज तुमको नहीं लिखना है। ठीक है। दूसरा चीज, संस्कृत या कोई भी सब्जेक्ट लिखते टाइम आपको विशेषकर एक चीज पे ध्यान देना पड़ेगा, वो है आपका राइटिंग। आपका राइटिंग इतना अच्छा होना चाहिए कि अगर कहीं मिस्टेक भी है तो वह राइटिंग दे करके खुश होकर के मार्क दे दे। नहीं तो आप सही भी लिखिएगा ना, वो इतना गंदा राइटिंग पढ़ने के लिए बैठा ही नहीं है। उसके पीछे उसके पीछे एक वजह है। वजह यह है कि उसको पर कॉपी चेक करने में मार्क मिलता है, रुपया मिलता है। मान लो कि एक मैथ का कॉपी चेक करना है, उसमें मान लो उसको 5 रुपया ही मिला, और वो आया है अपना खर्चा करके। मान लो तुम ही को कॉपी चेक करने दे देगा, तो तुम चाहेगा कि हम एक दिन में 5 कॉपी चेक करें? 25 रुपया करके थोड़े न जाएगा, तुम चाहेगा कि कम से कम 100 रुपया हो। उसके लिए तुम 20 प्लस 25 प्लस कॉपी चेक करेगा। कॉपी, हाँ, 8 रुपया है, तो हम एज एक एवरेज बोले। ठीक है। तो अब कॉपी ही चेक कर रहा है तो एकदम करते जा रहा है। राइटिंग अच्छा है, थोड़ा सा देखा कि चलो देख लेते क्या है, राइटिंग गंदा रहा वो वैसे भी मार्क दे देगा, किसका राइटिंग पढ़ने के लिए कौन बैठा है। तो सबसे बड़ी बात है, अपने राइटिंग को सुधारिए। अपने राइटिंग को जितना ज्यादा आप सुधार सकते हैं उतना ज्यादा सुधारिए। दूसरी चीज ये कि आप, जैसे कि इसको हटा देते हैं, आपको यह चीज भी विशेषकर ध्यान देना पड़ेगा कि आप अब से तैयारी का जो स्ट्रेटजी होगा वो आपका क्या होगा, कि आप पर डे, मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं संस्कृत, संस्कृत में आप पर डे कम से कम एक से लेकर के, आपको पहला चीज तो ये एक से का है बोल रहे हैं, कम से कम आपको 100 ऑब्जेक्टिव पर डे सॉल्व करना पड़ेगा। 100 ऑब्जेक्टिव, ज्यादा टाइम नहीं लगता। 100 ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन किए, 1 घंटा 1.5 घंटा लगा। तब जब हम तुम लोगों से बात करते हुए किए, मान लो कि तुम 100 ऑब्जेक्टिव का सेट लेकर के बैठा, एक सेट में 100 ऑब्जेक्टिव होता है, मान लो इसमें से तुम्हारा जो है वो 40 गलत ही हो गया। तुम उस 40 को देखो कि गलत क्या हुआ है। क्यों? क्योंकि मैथ एग्जाम तो इजी होता है, लेकिन तुम यह नहीं जानता है कि एग्जाम का क्वेश्चन कैसे आएगा। एग्जाम हर बार इजी होता है, क्या इस बार का फ्यूचर तुम देखा है? तो अपने तैयारी को बेस्ट बना करके जाओ। ठीक है। तो तुम यह सेट बनाओ, सेट बनाने के, और नंबर वन चीज, सेट बनाओगे तो OMR पे। समझा? वजह ये कि OMR पे जितना ज्यादा तुम्हारा हाथ चला हुआ रहेगा ना, उतना ज्यादा तुम्हारे लिए परफेक्ट होगा। हाँ। और ठीक है। दूसरा, अगर संस्कृत कर रहे हो तो 5 प्रश्न पर डे। अब इस 5 प्रश्न में मान लो कि आज तुम्हारा मन हुआ कि आज बुक से करें, तो बुक से कर लिया। नहीं, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम भी बच रहा है तो तुम सोचा कि चलो बुक से याद करने 5 को क्वेश्चन कितना देर लगता है, तो तुम क्या किया, पत्र लेखन, या पत्र नहीं तुम्हारा आज मन हुआ तो आवेदन, आवेदन नहीं हुआ तो अनुच्छेद ही लिखना शुरू किया, अनुच्छेद नहीं हुआ तो तुम सोचा कि चलो एक अपठित गद्यांश ही हम बना लेते हैं, क्या होगा। अपठित गद्यांश नहीं हुआ तो तुमको हुआ कि क्यों नहीं हम, क्या बोलते हैं, इसका अनुवाद बना लेते हैं। तो तुम इतना पर डे अब तुमको करना पड़ेगा।
ठीक है, अगर तुम अभी भी फोन का यूज करते हो, सोशल मीडिया से खुद को जोड़े हुए हो, तो वो चीज अभी के लिए हटा दो, क्योंकि अब वो टाइमिंग नहीं है कि तुम सोशल मीडिया में जुड़े रहो। ठीक है, अब वो टाइमिंग नहीं है कि तुम आराम से सॉन्ग लगा दिए और एज ए बेहतरीन मूड में एकदम खोए खोए से हो कि काश इस सॉन्ग का मतलब करने वाली भी कोई होता या करने वाला भी कोई होता। तो इस अर्थ में बिल्कुल मत जाइए, अभी एग्जाम दे दीजिए, उसके बाद आप खोजते रहिएगा अपने पार्टनर को। ठीक है, सिंपल सी बात। तो अभी आपको विशेषकर अपने पढ़ाई पे ध्यान देना है, क्योंकि आज हो गया आपको कितना तारीख, 5 तारीख। अब आपके पास टाइमिंग जो बचा होगा, आप जोड़ रहे होंगे 10 दिन बचा होगा। 10 दिन नहीं बचा है दोस्त, अब आपके पास टाइमिंग बचा है 8 दिन। 8 दिन, ठीक है। 8 दिन इसलिए क्योंकि एग्जाम से एक दिन पहले आपको तो खुद को संभालने में लगेगा कि कल मेरा एग्जाम है। वो होता है ना कि रामायण में एक है कि जब रावण मरने वाला होता है, तो उसमें एक होता है, यही रात अंतिम यही रात भारी वाला सॉन्ग सुना है। तो वही आप लोग के साथ होगा कि आज आप मैदान में उतरिएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप विशेष रूप से ध्यान दें। आंसर राइटिंग पर डे आपको इतना क्वेश्चन, चाहे संस्कृत हो, मैथ हो, साइंस हो, सोशल हो, हिंदी हो, वो आपको सॉल्व करना ही करना पड़ेगा। उसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए, तो अब ये सेशन को जो है हम एंड करते हैं। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।